कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की खरीस से। उसकी कार का रेडिएटर खराब हो जाता है, इसलिए वो मजबूरी में पैदल घर की तरफ चल रही होती है। वो अभी अभी बैंड काउंसिल की मीटिंग में अपनी बात रखकर लौटी होती है और रास्ते में चलते चलते अपनी माँ को कॉल करती है कि आकर उसे पिक कर ले। इसी बीच एक अजीब सी कार खरीस का पीछा कर रही होती है। खरीस उसे रुकने का सिग्नल भी देती है, लेकिन वो कार रुकने की जगह उससे दूरी बनाए रखती है। पहले वो धीरे धीरे उसके पीछे चलती रहती है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर को लगता है कि खरीस उससे बचकर भागने की कोशिश कर रही है, कार अचानक तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। सीन कट होकर अगले दिन बेटी नाम की एक महिला पुलिस अधिकारी के घर पर आता है। बेटी अपने भतीजे बेन के साथ घर में होती है। तभी उसे उसके साथी एंडी का फोन आता है। एंडी बताता है कि मैरिलिन यानी खरीस की माँ शेड में पहुंच चुकी है अपनी बेटी की बॉडी देखने के लिए। अब सीन बदलकर एक इंडिजिनस रेंजर महिला स्टेसी पर जाता है। वो जंगल में अपने लिए खाना शिकार करने निकली होती है। तभी उसे जंगल में एक बेयर ट्रैप मिलता है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि कहीं कोई इस पर पैर ना रख दे, इसलिए वो ट्रैप उठाकर साथ ले जाती है। फिर सीन वापस बेटी पर आता है जो शेड पहुंच चुकी थी। वो मैरी को अंदर बुलाती है ताकि वो बॉडी की पहचान कर सके। जब बॉडी बैग खोरा जाता है, मैरी के लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये लाश उसकी बेटी खरीस की है। मैरी कहती है कि उसकी बेटी बहुत कुछ सहकर निकली थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये सब का अंत इस तरह क्यों हुआ। अब कहानी एक कपल पर शिफ्ट होती है, रे और उसकी फियांसे बेथ। ये दोनों उस जमीन पर सर्वे करने आए होते हैं जहाँ कैंप सेंटर बनाया जाना है, जिसे लोकल बैंड काउंसिल ने मंजूरी दी होती है। रे तो बस बेथ के साथ आया होता है, असली काम बेथ कर रही होती है। सर्वे करते वक्त बेथ को ऊपर एक कौवा उड़ता दिखता है और उसे अचानक बहुत तेज बदबू आती है, जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो। वो रे से पूछती है, लेकिन रे को कुछ स्मेल नहीं आती। बेथ को फिर अपने मेजरिंग डिवाइस में कोई लहर सी मूव करती दिखती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है, और तभी अचानक किसी अदृश्य चीज ने उस पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद बेटी और एंडी रिपोर्ट पाकर मौके पर पहुंचते हैं। एंडी बताता है कि बेथ वीईसी कंपनी के लिए काम करती थी, जो उसी इंडिजिनस इलाके में कैंप सेंटर बनाने की प्लानिंग कर रही है। बेटी जब रे से पूछताछ करती है तो वो कहता है कि उसने किसी को बेथ पर हमला करते हुए नहीं देखा। ये बात बेटी को अजीब लगती है। रे सिर्फ इतना कहता है कि बेथ की मौत तब हुई जब उसे आसपास से खून जैसी बदबू आने लगी थी। अगले दिन फिर सीन स्टेसी पर आता है, जो एक कैफे में बैठकर अपना खाना खा रही होती है। वहीं एक गंदा सा आदमी डॉनी उसे घूरता रहता है। तभी फ्रांसिस नाम की एक महिला आती है और स्टेसी से बात करती है कि हाल फिलहाल शेड में बहुत काम बढ़ गया है, क्योंकि आसपास बर्फ की सड़क मोटी होती जा रही है। खाना खत्म करके स्टेसी बाहर आती है तो देखती है कि डॉनी ने अपनी कार के आगे उसकी कार लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया है। डॉनी उसे एक टी शर्ट देता है जिस पर वीईसी का सपोर्ट दिखाया हुआ होता है और बदले में स्टेसी का नंबर मांगता है। स्टेसी को ये बात बहुत चुभती है। तभी वो अपना पेन निकालती है और डॉनी के चेहरे पर जोर से मार देती है, जैसे उसके नाक से खून बहने लगता है। अब सीन बदलकर एक और कपल पर आता है, जेसिका और गैरी। ये दोनों अपने शिकार की बात कर रहे होते हैं। तभी गैरी को एक अजीब सी बदबू आती है। फिर दोनों सुनते हैं कि उनकी कार के ऊपर जैसे कोई चल रहा हो। गैरी को लगता है कि शायद कोई भेड़िया होगा और वो अपनी राइफल लेकर चेक करने के लिए बाहर निकलता है। तभी जेसिका अपने बॉयफ्रेंड गैरी की आंतें बाहर लटकी हुई देखती है। वो डर के मारे पागल सी हो जाती है। वो तुरंत कार का दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद बेटी और एंडी मौके पर पहुंचते हैं और बेटी जेसिका से घटना के बारे में पूछताछ शुरू करती है। बेटी को बहुत हैरानी होती है जब जेसिका उसे बताती है कि गैरी की मौत भी बिल्कुल उसी तरह हुई जैसे पहले वाला मर्डर केस हुआ था। जेसिका कहती है कि उसे ना तो कुछ दिखाई दिया, ना ही कोई स्मेल आई, और जो गैरी बोल रहा था वो उसे महसूस नहीं हुआ। उधर स्टेसी जंगल में खरगोश का शिकार कर रही होती है। तभी वहाँ बेटी आ जाती है। बेटी चाहती है कि स्टेसी एक डेप्यूटी बनकर इन रहस्यमयी हत्याओं की जांच में उसकी मदद करे। शुरू में स्टेसी मना कर देती है, लेकिन वो जंगल की ट्रैकिंग में सबसे माहिर होती है, इसलिए आखिरकार उसे बेटी की बात माननी ही पड़ती है। दोनों शेड में पहुंचती हैं और बॉडी की हालत देखती हैं, जो बहुत ही भयानक होती है। स्टेसी घाव देखकर अंदाजा लगाती है कि यह हमला किसी जंगली शिकारी की वजह से हुआ है। जैसे ही दोनों बाहर निकलने लगती हैं, बेटी की नजर फ्रांसिस पर जाती है, जो एक अजीब सी चेन पहने हुए थी। बेटी को यह भी बहुत अजीब लगता है कि फ्रांसिस शेड में कुछ अनजानी सी हरकतें कर रही है। इसके बाद स्टेसी अपने अंकल कार्सन के पास जाती है और उसे बताती है कि कोई खतरनाक जानवर अब शहर के लोगों पर हमला कर रहा है। कार्सन ये सुनते ही अपने सारे हथियार और सामान उठाता है और अपनी भतीजी की जांच में मदद करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बेटी इलाके की इंडिजिनस स्पिरिचुअलिटी की जांच कर रही होती है। उसे एक फोटो मिलती है जिसमें फ्रांसिस किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ी हुई नजर आती है। इस बीच स्टेसी और कार्सन जंगल की हर पगडंडी पर चलकर जांच शुरू कर देते हैं। वो एक जगह जानवर के मांस का चारा भी डालते हैं ताकि वो शिकारी बाहर आए, लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है कि ये सब किसी जंगली जानवर का काम नहीं है। ये एक भयानक शैतानी रूप है जिसे संभालना बहुत मुश्किल है। हमले में कार्सन बुरी तरह घायल हो जाता है। स्टेसी उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। कार्सन अब इमरजेंसी ट्रीटमेंट में है और थोड़ी देर में बेटी भी अस्पताल पहुंच जाती है। यही स्टेसी उसे सच बताती है कि ये किसी जानवर का काम नहीं है, ये एक डेमोनिक फिगर है जिसका रूप खरीस के जैसा है, जिसकी पहले हिट एंड रन में मौत हुई थी। बेटी, जो पहले इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी, अब मानने लगती है कि इन घटनाओं के पीछे किसी आत्मा का हाथ है। कुछ देर बाद एंडी भी वहां पहुंच जाता है। वो दावा करता है कि ये सब उन लोगों का काम है जो जंगल के अंदर रहते हैं। उसका कहना है कि वो लोग बुरी
बुरी आत्माओं के प्रभाव में आए हुए हैं और वो बस उन्हें हिस्टेरिक लोग मानता है। स्टेसी और बेटी समझ जाती हैं कि एंडी किसी भी हाल में सच्चाई पर यकीन नहीं करने वाला, इसलिए वो बस उसकी बात सुनकर चुप रह जाती है। इसके बाद कार्सन पूछता है कि घरीस की बॉडी में उसके अंग, खासकर दिल, क्या अभी भी मौजूद है, मानो उसे पता हो कि असल में क्या चल रहा है। अब सीन कट होकर फ्रांसिस पर आता है, जो खरीस के मरने की जगह पर खड़ी होती है। तभी वहाँ मैरी आ जाती है। दोनों खरीस की जिंदगी में किए गए अच्छे कामों के बारे में बात करती हैं, लेकिन बातचीत खत्म होते ही फ्रांसिस को बेहद तेज हवा का झोंका सुनाई देता है, जैसे कोई बतावनी हो। अगले दिन बेटी शहर में हुए हर मर्डर केस की कड़ियां जोड़ने में लगी होती है। धीरे धीरे उसे एक बात समझ आती है, सारे मरने वाले लोग वीसी नाम की उसी माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे और उनका पार्टनर जो उस कंपनी से जुड़ा नहीं था, उसे कोई चोट भी नहीं आई थी। बेटी को कुछ आर्टिकल भी मिलते हैं जिनमें लिखा होता है कि लोकल बैंड काउंसिल ने बिना मंजूरी के वीईसी को लाइसेंस बेच दिए थे। और फिर उससे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें खरीस के एक्टिविज्म और उसके आंदोलन के बारे में लिखा होता है जो वो अपनी मौत से पहले किया करती थी। इसके बाद बेटी अपने भतीजे की उस वीडियो प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है जो उसने लैंड माइनिंग पर बनाया था। यही पता चलता है कि कार्सन भी उन लोगों में से था जो माइनिंग प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि कंपनी ने उन्हें वादे करके ये भरोसा दिलाया था कि इससे उनकी कम्युनिटी को फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मैरी और खरीस इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि माइनिंग से जंगल, नदी और पूरा इकोसिस्टम तबाह हो सकता था। शाम को बेटी शेड में आती है और खरीस की बॉडी के बारे में पूछती है, लेकिन फ्रांसिस बताती है कि बॉडी को नई मॉर्ग में शिफ्ट कर दिया गया है। बेटी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उससे ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्ड मांगती है, लेकिन फ्रांसिस बार बार बहाने बनाने लगती है। काफी दबाव डालने के बाद फ्रांसिस सच बताती है कि बॉडी को मैरी लिन ही लेकर गई थी। अगले दिन स्टेसी बेटी से मिलती है और बताती है कि जितने भी लोग मरे हैं वो सभी वीईसी यानी माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन के ही वर्कर थे जो इस इलाके में अपना प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे। बेटी स्टेसी को यह भी बताती है कि उसका अंकल कार्सन भी उसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता था, इसलिए उस पर स्पिरिट ने हमला किया। इसके बाद वो एंडी से मिलती है जिसने अभी अभी डॉनी को पकड़ लिया था। डॉनी को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने गलती से एक बूढ़ी बहरी औरत को गोली मार दी थी। उसने सोचा कि वो वही कातिल है जो शहर में लोगों पर हमला कर रहा था। इसके बाद एंडी एक कैफे में जाता है जहां वो फ्रांसिस को बताता है कि उसने खरीस की मौत वाली जगह पर उसे देखा था। फ्रांसिस पहले तो कुछ छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन खरीस की नेचर बचाने वाली लड़ाई को याद करके वो टूट जाती है और सच बोल देती है। वो बताती है कि खरीस को डॉनी ने टक्कर मारी थी और उस समय डॉनी उसे फंसाने के लिए उसके साथ बाहर आया था, लेकिन फ्रांसिस को नशा दे दिया गया था जिससे वो आधी बेहोश थी और डॉनी अपनी हरकत को अंजाम दे रहा था। उधर स्टेसी और बेटी अब मेरी यानी खारिस की माँ से मिलने पहुंचती हैं। बेटी खारिस की बॉडी के बारे में पूछती है, लेकिन मेरी कहती है कि खारिस का शव उसके पूर्वजों की आत्माएं ले गई हैं। यही मेरी डब्ल्यूईसी के लिए अपनी नफरत जाहिर करती है जो उनसे सब छीन लेना चाहता था, यहाँ तक कि उनका पैतृक इलाका भी। मेरी की हालत देखकर स्टेसी और बेटी उसे अकेला छोड़ देती हैं। कार तक जाते हुए बेटी के भतीजे बेन का फोन आता है। वो बताता है कि माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन अब नौकरी देने की घोषणा कर रही है। बेटी उसे सख्त मना करती है कि वो वहाँ ना जाए, लेकिन बेन फिर भी डब्ल्यूईसी में नौकरी के लिए अप्लाई करने पर अड़ जाता है। बेटी और स्टेसी जैसे ही वहाँ से निकलती हैं, स्टेसी को अचानक कुछ याद आता है। वो वापस मेरी के पास जाती है और उसे अपनी एक साथी की कहानी बताती है जो मेरी की कहानी से काफी मिलती जुलती थी। स्टेसी मेरी को समझाने की कोशिश करती है कि इलाके की रक्षा करना ठीक है, लेकिन किसी को मारना किसी भी हाल में सही नहीं है। फिर वो मेरी को वो एमुलेट देती है जो उसकी दोस्त ने स्टेसी को दिया था। दूसरी तरफ बेन जैसे ही नौकरी के लिए जाता है, बेटी उसे फिर चेतावनी देती है कि डब्ल्यूईसी से दूर रहे। तभी अचानक बेन घबराकर तेजी से भागने लगता है। किस्मत से वो घर में घुसने में कामयाब हो जाता है और डीमन खारिस उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि खारिस को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो डब्ल्यूईसी के लिए काम करने जा रहा था। कुछ ही देर में बेटी घर पहुंचती है और सीधे बेसमेंट में बेन को बचाने के लिए उतर जाती है। वो कमरे में घुसकर खारिस के हमले से किसी तरह बच जाती है। थोड़ी देर बाद स्टेसी भी बेटी के घर पहुंच जाती है और अपनी राइफल लेकर सब खत्म करने की ठान लेती है। भाग दौड़ और डर के माहौल में वो बेटी को ढूंढने की कोशिश करती है और जब डीमन खारिस दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, वो स्टेसी उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो डब्ल्यूईसी वाला टी शर्ट दिखाती है जो डॉनी ने उसे दिया था। इसके बाद स्टेसी खारिस को घर से बाहर की तरफ खींच कर ले जाती है और जैसे उसने प्लान किया था, खारिस उसी बेयर ट्रैप में फंस जाती है जो स्टेसी ने पहले ही सेट करके रखा था। स्टेसी और बेटी अपनी अपनी बंदूकें चलाकर खारिस पर पूरा हमला कर देती हैं, लेकिन नतीजा वो नहीं निकलता जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, क्योंकि अब खारिस इंसान नहीं थी। घबराहट में स्टेसी एक कुल्हाड़ी उठाती है ताकि वो इस शैतानी रूह का हमेशा के लिए अंत कर दे, लेकिन तभी खारिस जाल से निकल भागती है और बेटी को घायल कर देती है। आखिर में स्टेसी और बेटी दोनों कंफ्यूज हो जाती हैं कि अब क्या करें। उधर मेरी, जिससे आखिरकार अपनी की हुई गलती का एहसास हो चुका था, वो सब कुछ खत्म करने का फैसला करती है। वो एक ऐसा रिचुअल करती है जिसमें उसे खारिस का दिल जलाना होता है, जिससे उसकी बेटी के अंदर बैठे दानव की ताकत खत्म हो जाएगी। कुछ ही सेकंड में शैतान खारिस की ताकत कम होने लगती है। ये मौका देखते ही स्टेसी पीछे नहीं हटती और आखिरकार वो खारिस नाम की उस दानवी लड़की का सर काटने में कामयाब हो जाती है। सीन वापस मेरी पर शिफ्ट होता है जहाँ फ्रांसिस उससे मिलने आती है। फ्रांसिस पूछती है, सब खत्म हो गया? मेरी जवाब देती है, लगभग, बस उसका नाम एक बार और लिया जा सकता है, उसके बाद कभी नहीं। उधर स्टेसी और बेटी के पास एंडी आता है। वो उन्हें
बताता है कि उसने उस आदमी को पकड़ लिया है जो खारिस की मौत का असली जिम्मेदार है, लेकिन एंडी को पता नहीं होता कि उसने बात करते करते खारिस का नाम ले लिया है। और फिर आखिरी बार खारिस की रूह वापस उठ खड़ी होती है और वो डॉनी पर टूट पड़ती है, वही आदमी जो शुरू से ही मरने वाला था। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर इसे छोटा करके समझे तो माइनिंग कंपनी हमेशा से नेटिव अमेरिकन की जमीन पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन वहाँ के एक्टिविस्ट इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि इससे जमीन, जंगल और पूरा इलाका बर्बाद हो जाता। ये जमीन उनके पूर्वजों की विरासत थी और खारिस और उसकी माँ उसी कम्युनिटी के सबसे एक्टिव लोग थे। उस मनहूस रात डॉनी, जो कंपनी का कमीना आदमी था, उसने खारिस पर गाड़ी चढ़ा के मार दिया। ये सब देखकर उसकी माँ टूट गई और उसने अपने परिवार के वंशा परंपरा का एक काला रिचुअल किया जिससे खारिस को उसका नाम लेकर बुलाया जा सके। जब शरीर और दिल वापस लाए गए तो खारिस एक दानव रूप में बदल गई और फिर वो कंपनी से जुड़े हर उस इंसान को मारने लगी जिसने इस साजिश में हाथ लगाया था। लेकिन आखिर में स्टेसी माँ को समझाती है और वो खुद अपनी शुरू की गई इस काली कहानी को खत्म करने का फैसला करती है।